आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हम ले रहे हैं पॉलिटिकल और सोशल राइट्स। तो उसका पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आई होप आप फैमिलियर हो कॉन्स्टिट्यूशन से, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ए लीगल फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, है ना, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल फ्रेम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन द रिटन फॉर्म इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क किया हुआ एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट, है ना, जिसमें हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हों, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसको संविधान कहते हैं। ओके, सो अब उसमें मैंने आपको बताया कि एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड रूल्स, हमें रूल्स क्यों चाहिए, क्या रीजन है कि हमें रूल्स होने चाहिए लाइफ में, या फिर किसी हमारी गवर्नमेंट को ऐसा क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़े। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। In our daily life, we need to follow certain rules to live peacefully in a society. हमारे डेली लाइफ में हमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जब जाके हम शांति से रह सकते हैं। It's important for us to follow the law for the smooth governance of the country. हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, ताकि गवर्नेंस यानी कि राज, ताकि आप हम सब पर राज बहुत आसानी से कर सके। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, जो सारी ये जो हम जो पीसफुली जी रहे हैं वो हम जी नहीं पाएंगे। जैसे कि कोरोना हो रहा है, उसके से कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते तो आज शायद हालत और ज्यादा खराब हो जाती। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम पीसफुली रह सके और पीपल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके पीसफुली या आरामदायक जिंदगी जी सके। A written legal document which provides the framework for all these rules and regulations is known as constitution. स्टार्टिंग में बनाया था एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में रिटन फॉर्म में लिखे गए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, it determines the power and duties of the government and guarantees certain rights to citizens of our country. ये क्या करता है, ये पावर्स भी देता है और ड्यूटीज भी देता है, किसको, गवर्नमेंट को। साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी देता है कि जितने भी राइट्स हैं हमारे सिटीजन्स के वो सिक्योर्ड रहे। ओके, इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद और चेंज्ड विदाउट ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी आके उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको बिल्कुल कानूनी तरीके से उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है तो वो आके वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकती। किसकी वजह से नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसको चेंज करना है या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो बिल्कुल एक प्रॉपर लॉ है, जिसकी बाद ही आप उस लॉ या उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज व्हिच हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। आज तक हालांकि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में कॉन्स्टिट्यूशन है, पर जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। इसके आगे का हम एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ए कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मेनी पर्पस. Some of them include reflecting the aspiration and beliefs of the people of the country, preventing the misuse of powers by authorities and protection of minorities right. अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पसेस में काम आता है, उसमें से क्या होता है, एक तो उस कंट्री की इंस्पिरेशंस, उस कंट्री की आइडियोलॉजी, उस कंट्री की जो बिलीफ है उसके ऊपर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो ये सारी चीजें ध्यान में रख कर ही बनाते हैं कि उस कंट्री का आइडियोलॉजी क्या है ना, उस कंट्री की पीपल जब उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो एस्पायर कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो हमें प्रेरणादायक हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेरणा दे कि हम
कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो सिर्फ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो उसमें भावनाएं भी होती हैं। उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं देश के प्रति, आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, साथ साथ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें प्रेरणा भी दे। ओके, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा था, हम रखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है कि जो भी कोई गवर्निंग बॉडी या जो गवर्निंग बॉडी जो गवर्न करे तो वो उस पावर का जो पावर देती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को, वो उसको मिसयूज ना कर सके। तो उसमें जो सब टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री सिटीजन अस्क्राइब फॉर्म। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उसका प्रियम्बल पढ़ के, जब उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसका प्रियम्बल होता है, उसको पढ़ के हमें ये पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस क्या क्या कौन कौन चीजें उसमें इंक्लूडेड है और इस देश की इस कंट्री से क्या आइडियोलॉजीज रही होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होगा, किस आइडिया पर बनाया होगा, और साथ ही साथ कितना प्रेरणा देता है वहाँ के लोगों को। A country is made up of different communities of people who have different beliefs, ideologies, religion and social values। हमारी कंट्री स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, ओके, उनके अलग बिलीव्स हैं, है ना, उनके अलग सोशल वैल्यूज हैं। तो ये सारी चीजें हमें वो सब ये सारी चीजें ध्यान रखकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सिटीजन एग्री ऑन ऑल इश्यूज और शेयर सेम बिलीफ, है ना, और क्योंकि अब डिफरेंसेस क्या होता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा डिफरेंट कम्युनिटीज है तो उसको सोच कर ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कम्युनिटी या हर रिलीजन जरूरी नहीं है कि हर लॉ को माने या हर आइडियाज को माने या हर बिलीव्स को वो माने। हम यहाँ पे अलग बिलीव्स होगी या अलग आइडियाज या आइडियोलॉजी होगी, ओके। तो उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड गाइडलाइंस which are a set of rules and principles that all citizens have to agree to abide। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उसको इस तरीके से बनाते हैं कि किसी भी धर्म या रिलीजन को ठेस ना पहुंचते हुए, उनके बिलीव्स को ठेस ना पहुंचते हुए, उनके आइडियोलॉजीज को ठेस ना पहुंचते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम बनाया जाता है ताकि जो पूरे पीपल है हमारे कंट्री में उसको फॉलो कर सके, ओके, और उनको दिक्कत भी ना, उनके बिना उनके धर्म भावना उनको ठेस पहुंचे बिना। This agreement not only extends to type of the government a country decides to have, but also the ideas and the values it upholds। ये agreement सिर्फ इस बात का extend नहीं करते कि एक कंट्री में गवर्नमेंट कैसे डिसाइड होती है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब हम हमारे राजा खुद चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ अपना लीडर्स ही खुद चुन नहीं सकते, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें आइडियल्स और वैल्यूज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिया हमारे बुक में नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेपाल का वो दौर जहाँ पर तानाशाही होती थी, मतलब कि वहाँ पर जो राजा होता था वो सुप्रीम हेड होता था, मतलब वहाँ पर पीपल्स जो वहाँ के थे उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे यहाँ तो पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वो वोट देते हैं, उस हिसाब से अपना लीडर सिलेक्ट करते हैं और फिर वो लीडर वो पर्सन इलेक्ट होता है लीडर और फिर वो वहाँ पर गवर्न करता है। पर नेपाल में एक ऐसा कंडीशन आया था जब वहाँ पे मोनार्च फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी, ओके। नेपाल वाज अ मोनार्ची, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वाज अडॉप्टेड इन 1990। तो मोनार्ची मैंने ये बताया था डिक्टेटरशिप, जब किसी कंट्री को कोई ऐसा पर्सन रूल करता है जो उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी हो और उसमें पीपल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। एक तरीके तानाशाही हम बोल सकते हैं कि तानाशाह रूलर, ओके, जो कि अपने आइडियोलॉजीज जो उसको ठीक लगता है उस हिसाब से उस कंट्री को रूल करता है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। वो चाहे तो आज उस रूल को बदल सकता है, कल चाहे तो कोई नया रूल्स इंप्लीमेंट कर सकता है। वो बिल्कुल अपनी मर्जी से उस कंट्री को गवर्न करता है। तो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? 1990 में। उसके उस जो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। जो भी फाइनल अथॉरिटी है, मतलब कि जितने भी डिसीजंस लेने होंगे तो वो कौन लेगा? द किंग ऑफ द नेपाल, राजा, नेपाल का राजा ही आखिरी डिसीजन लेगा, ओके। तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? राजा के पास। People of Nepal starts movement against the monarchy to establish democracy in their country। वहाँ के पीपल्स ने फिर आंदोलन स्टार्ट किया ताकि वहाँ पे डेमोक्रेसी
स्टैब्लिश हो सके, मतलब कि राजा के अगेंस्ट वो खड़े हुए। दे fought for several decades and finally in 2006 put an end to the powers of the monarch। और ये काफी उनका लंबा मूवमेंट चला 1990 से मूवमेंट स्टार्ट किया। तो कब उनको खत्म हुआ मोनार्ची उनका, कब खत्म हुई? इन द ईयर 2006 a new foundation of democracy was laid down। वहां पर एक नया फाउंडेशन ली हुई डेमोक्रेसी की, ओके, जिसमें कि sorry for the interruption, a new foundation of democracy was laid down, hence a new constitution was adopted in 2008। 2006 में monarch form of government एंड हुई एंड 2008 में वहां पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया व्हिच एबॉलिश्ड मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड नेपाल ए डेमोक्रेटिक कंट्री। 2008 में एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नया अडॉप्ट किया उसमें यह था कि मोनार्ची वाज बैंड, मतलब एबॉलिश कर दी थी हमेशा के लिए, ओके, और डेमोक्रेटिक रूल सेट किया था। The people of Nepal did not want to continue with the previous constitutional framework as it did not reflect the ideas they wanted Nepal to uphold। अब वहाँ के पीपल्स का ये और साथ ही साथ उनको जो 1990 जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बिल्कुल पूरी तरह से चेंज करना चाहते थे, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ नेपाल के पीपल्स की बिलीव्स आइडियोलॉजीज रिफ्लेक्ट नहीं करते थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, ओके। By moving from a monarchy to democratic form of government, Nepal had to change all its constitutional rules in order to use in a new society based on democratic principle। अब जब monarch फॉर्म से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आए तो नेपाल को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स में चेंजेस करने पड़े, बिकॉज उससे पहले 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन में था वो वहाँ के राजा के अकॉर्डिंग उसने फाइनल अथॉरिटी दी थी, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे उसमें चेंजेस लाए हों ताकि वो उसको पाए, उसको जो अथॉरिटीज मिले, पावर जो मिले और जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए होंगे तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ा और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसमें ऐड करना पड़ा। बहुत सारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स चेंज किए ताकि एक न्यू सोसाइटी ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री स्टैब्लिश हो, ओके। One of the most important purpose of constitution is to interrupt the qualities and the features of a country's political system। सबसे बड़ा important purpose constitution का क्या होता है कि वो कंट्री की क्वालिटीज दिखाता है और वहाँ के political system को दर्शाता है। Earlier, the constitution of Nepal stated the country should have monarchy। उससे पहले जब 1990 में जो राजा थे उन्होंने क्या बताया था कि नेपाल के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है, मोनार्च फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है और उनको वही अडॉप्ट करना चाहिए और वो अच्छी है, मतलब मोनार्च फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेपाल के लिए बहुत अच्छे साबित होगी। The constitution was framed according to the monarchical government और उसी हिसाब से वहाँ के राजा ने monarchical form of government के साथ अपना constitution अपने हिसाब से लिख लिया, ओके। जो इसमें उन राजा का नाम था जो सबसे लास्ट में नेपाल में क्राउन्ड थे, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह वाज द लास्ट क्राउन्ड किंग ऑफ नेपाल। वो आखिरी राजा थे, मतलब ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह लास्ट राजा थे नेपाल के, ओके। उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई, ओके। आपकी बुक में एक्टिविटी सेकंड है द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, जो कि मैं अलग से करवाऊंगा, आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल इट्स सिटीजंस एंड प्रोवाइड्स देम इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम। अब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ और क्या चीजें हमें सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को और जो उनको इक्वल राइट्स जो हमें मिलते हैं, ओके, जैसे कि फ्रीडम का, आज़ाद घूमने का, आज़ाद कुछ भी बोलने का, ओके, ये सारे इक्वल राइट्स हमें प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इट इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। ये हर इंडिविजुअल का डिग्निटी को भी मेंटेन करता है, उनके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है, साथ ही साथ जो नेशन की यूनिटी एकता है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करता है। Thus it clear that the constitution reflects the aspiration of the people। इससे क्या साबित होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के पीपल्स के एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसमें सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था व्हाई डू वी नीड रूल्स, ओके, हमें रूल्स क्यों चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और फिर उसकी नीड क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है? किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए या फिर रूल करने के लिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक रहेगा था प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ पावर्स। ओके, प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ पावर्स मतलब कि जो पावर्स मिलते हैं गवर्नमेंट को, ओके, गवर्नमेंट के पावर्स मिलते हैं उसका मिसयूज ना हो पाए। ओके, पेज नंबर 110, misuse of power leads to injustice. The makers of our constitution realized the danger of abuse of powers and decided that rule of law, which means all are equal before the law, must be established in the country. अब अगर पावर्स का मिसयूज होता है तो वहां पे इनजस्टिस होता ही है, मतलब कि अन्याय होता ही है। अगर कोई पावर का मिसयूज करता है तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसका यूज करें तो ऑब्वियस सी बात है वो काफी लोगों को हेल्प करता है, बट आप जब उसका मिसयूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अन्याय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे इन्होंने उनको रियलाइज था कि जो पावर्स मिलते हैं उसका आगे जाके कोई ना कोई मिसयूज करेगा तो काफी पीपल्स इफेक्टेड होंगे, और जो बेसिकली जो रिच पीपल्स हैं, जो कि अपर कास्ट के पीपल्स हैं, अगर उनको कुछ अगर उन्होंने पावर का मिसयूज करा तो उससे जो गरीब पीपल्स है, जो मीन्स पुअर पीपल्स हैं या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी पीपल्स है, उनके साथ अन्याय हो सकता है। इसीलिए हमारे ड्राफ्टर्स ने, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने ड्राफ्ट किया, जिन्होंने बनाया, उन्होंने इस बात का सब कुछ ध्यान रखा और इस बात का इंश्योरिटी लाया कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि एवरीवन, ईच पर्सन, है ना, क्या नेता हो, है ना, लीडर्स हो, कॉमन पीपल हो, बिजनेसमैन हो, कोई बहुत बड़ा रिच पर्सन हो, हाई कास्ट का पीपल हो, लोअर कास्ट का पीपल हो, कोई भी रिलीजन का पीपल हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। The Constitution provides protection such as the situation by providing safeguards. Many rules that are aimed at preventing misuse of powers are contained in the section of fundamental rights. अब इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे रूल्स, रेगुलेशन और सेफगार्ड्स बनाए गए जिससे कि इन पावर्स का यूज ना हो सके। उनमें से ही एक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की वजह से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि कोई पर्सन उस राइट्स को इम्प्लीमेंट, उस राइट्स की वजह से आज आप लोग यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूविंग एनीवेयर। ओके, इस वजह से आपके वहां पर राइट्स वायलेट नहीं होते, वहां पर पावर्स का मिसयूज भी नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। जब प्रिवेंटिंग ऑफ मिसयूज ऑफ पावर्स में सबसे पहला टॉपिक जो उन्होंने किसको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, पहले बता दो माइनॉरिटीज क्या होती है, ऐसे सेक्शन ऑफ पीपल जिनकी संख्या कम हो, मीन्स ऐसे कम्युनिटी के पीपल हो सकते हैं या ऐसे रिलीजन के पीपल हो सकते हैं जिनकी संख्या और ज्यादा और ऐसे रिलीजन की संख्या से कम हो। ओके, जैसे कि सपोज द जैन धर्म है, वो काफी, उनके पीपल्स इंडिया में काफी कम है, तो एज कंपेयर तो उनको हम माइनॉरिटी सेक्शन में बोलेंगे। क्यों? बिकॉज उनकी कम्युनिटी पीपल्स है वो काफी कम है एज कंपेयर टू द हिंदू कम्युनिटी पीपल्स। तो ये हो गया माइनॉरिटीज। एक और चीज माइनॉरिटीज आ सकती है कि माइनॉरिटीज यहाँ पे एक और से भी हम रेफर कर सकते हैं, जैसे कि लोअर कास्ट पीपल्स होते हैं, ये भी माइनॉरिटीज आते हैं। ओके, तो इनके सेफगार्ड के लिए क्या क्या है ये आप देखिए। It is an important function of democratic constitution to ensure that the authorities do not use their powers against the weak and the minorities. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है कि जो अपर हायर अथॉरिटीज हैं, है ना, वो लोग ऐसे कमजोर पीपल्स पे या फिर ऐसे माइनॉरिटीज पर पावर्स का मिसयूज ना करें। ओके, इन इंडिया वोटिंग राइट इज गिवन टू एवरी सिटीजन एट द एज ऑफ 18 और अबव, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। हमने क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि 18 इयर्स या 18 इयर्स के अबव के सिटीजन ऑफ इंडिया वो लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। इवन इफ देयर इज अ मेजॉरिटी पर्टिकुलर कम्युनिटी इन एरिया, इट कैन नॉट वायलेट द वोटिंग राइट्स ऑफ द अदर कम्युनिटीज। ओके, अब तो पर्टिकुलर एरिया में वहां पर जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी ज्यादा है, कुछ उन कास्ट के सपोज
पर्टिकुलर कास्ट के पीपल्स वहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन के पीपल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन, तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन माइनॉरिटीज पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको वोटिंग करने से रोक सके या उनको वायलेट कर सके। ओके, The rules contained in our constitution makes sure that the minorities are not dominated by the majority. अब रूल्स इस हिसाब से बना है कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर सकते। डोमिनेट मतलब उन पर हुक्म चलाना या फिर उन्हीं की चलना या उन पर उनको दबा के नहीं रख सकती। ओके, इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। अब हमारे यहाँ दो टाइप के डोमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, एक तो इंटर कम्युनिटी और एक इंट्रा कम्युनिटी। और इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन एक ऐसा डोमिनेशन होता है जो कि एक कम्युनिटी दूसरे अदर कम्युनिटी को जब डोमिनेट करते हैं हम उसको बोलते हैं इंटर कम्युनिटी। फिर से सुनो, जब एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर कम्युनिटी। जब और इंट्रा कम्युनिटी क्या होता है, जब विद इन द सेम कम्युनिटी वहां के जब पीपल्स जब विद इन द सेम कम्युनिटी जब डोमिनेट करना स्टार्ट करे तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डोमिनेशन ऑफ वन कम्युनिटी ओवर द अदर। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए प्रोहिबिशन डालती है, मतलब एबॉलिश कर रखा है कि कोई अदर कम्युनिटी किसी अदर कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। लॉ सच एज बैन on untouchability and the policy of preservation are few measures that the constitution contains to protect the minority rights। इस वजह से constitution ने ऐसा लॉ बनाया है, ऐसे रूल्स बनाए हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी को बैन करना, साथ ही साथ रिजर्वेशन देना जॉब में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, इस वजह से ताकि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। Fundamental rights provided by the constitution also ensure the protection of minorities। इसके साथ साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसकी वजह से भी हर एक पीपल्स, जितने पीपल्स हैं इंडिया में, उनको तो प्रोटेक्शन मिलता ही है, साथ ही साथ इन माइनॉरिटीज को भी उन राइट्स की वजह से काफी हेल्प मिलती है और उनके राइट्स को सिक्योर करता है, एज वेल एज उनकी प्रोटेक्शन भी होती है फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। फॉर इंस्टेंस द राइट टू इक्वालिटी इज द फंडामेंटल राइट that prevent discrimination based on religion, race, caste, gender or place of birth। उसी में सबसे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है कि उन फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि एवरी पर्सन, जिसका मतलब ये होता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ इररिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब जैसे कास्ट क्या है, किस कम्युनिटी का है, कहाँ उसका जन्म लिया है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इफ ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया ही इज इक्वल। ओके, फिर सेकंड चीज उन्होंने जो हमारे फेवर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन जो जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, उन्होंने एक और चीज पर गौर किया था कि चेक ऑन आवर ओन इम्पल्स। ओके, कभी कभी ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस ले ले जो कि हमारे सिटीजन्स जो किस कंट्री सिटीजन्स है, हमारी कंट्री सिटीजन्स है, उनके लिए वो अच्छा नहीं हो, उनके वेलफेयर के लिए वो डिसीजन ना लिया गया हो, है ना। तो इस चीज इन पावर्स का मिसयूज ना करें, है ना। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप अगर आप कोई लीडर हो, आपके पास पावर्स हो या आपको ऐसी अथॉरिटी आपके पास पावर्स हो कि आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपने अगर इम्पल्स मतलब आप इम्पल्सिव होकर आपने कोई डिसीजन ले लिया, आपने गुस्से में कोई डिसीजन ले लिया, मीन्स द लीडर्स जो है या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जो कि सिटीजन्स के लिए अच्छे नहीं, उनके वेलफेयर के अच्छे नहीं हो, तो इस चीज को भी वहां पर उन्होंने प्रोहिबिट किया है। A constitution is needed to keep a check on its own impulsive action. We may react to an issue that we feel strongly about the spur of the moment, and this might go against the larger interest. हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन ले ले कि जिससे कि हो सकता है उस समय उन्होंने जल्दी में डिसीजन ले लिया, और हो सकता है बाद में जाके जो लार्जेस्ट कम्युनिटी उसको ज्यादा इफेक्ट पड़े। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करती है ऐसे डिसीजन लेने से नहीं, मतलब ऐसे डिसीजन ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं ले सकते जिससे कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉब्लम आ सके या उनको कोई परेशानी हो सके। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, विच प्रिंसिपल एंड आइडियल्स गाइडेड मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स और आइडियल्स थे जो कि हमारे जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उनके माइंड में थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे। ओके,
अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, इनफैक्ट आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, पर लेकिन जैसे मैं फर्स्ट वे से ही बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम किया गया कहीं ना कहीं उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ने उसमें हमारे आइडियल्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारे वैल्यूज, हमारे कस्टम, ट्रेडिशन सबका ध्यान रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो वही चीज है, अगर आप अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें आपको सच में ये सब दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया गया था तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया था, देश के आइडियल्स, वैल्यूज और जो कस्टम्स है, ट्रेडिशन, सबका ध्यान रखकर ही इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। India got its independence after a long period of suffering, struggle and sacrifice. इंडिया को इंडिपेंडेंस बहुत ही लंबे समय बाद मिले, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। ओके, हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कम से कम 200 इयर्स तक रूल किया, तो काफी लंबा स्ट्रगल, सेक्रीफाइस करने के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द क्रूअल एंड ऑपरेसिव colonial rule by the British made Indians believe that their country should have democracy. काफी लंबा रूल ब्रिटिशर्स का, जो कि बहुत ज्यादा कहते हैं, बहुत गुलाम, जिस तरीके से उन्होंने इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट कर रखा था, इंडियन पीपल्स को गुलाम बना के रखा हुआ था, वो काफी क्रूअल रूल था फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन सब चीजों को फेस करने के बाद ये हमारे फ्रेमवर्क्स को ये बिलीव हो चुका था कि हमारी जो गवर्नमेंट, जो हमारे नया इंडिपेंडेंट इंडिया जो बनेगा वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, ताकि कोई भी लीडर्स जो कॉमन पीपल्स है उनको अब्यूज नहीं कर सके। दे envisioned a country where there could equality in participation of citizens of the India in the formation of government। और उन्होंने एक ऐसा विजन रखा कि इंडिया के पीपल्स या इंडिया के सिटीजन्स अपने गवर्नमेंट खुद इलेक्ट कर सके एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। Our visionary leaders were sensitive toward the feeling and desires of the people of India. Hence, there was a need to write down how a democratic government should be set up in India and what would be the rules that would determine its functioning. अब हमारे visionary leaders को बहुत ज्यादा sensitive थे कि हमारे इंडियन के पीपल्स से उनकी जो नई गवर्नमेंट आई, इंडिपेंडेंट इंडिया की नई गवर्नमेंट आई, उससे उनके क्या डिजायर है ना, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं उनसे, इस चीज का उन्होंने ध्यान रखा। और उन्होंने सोचा कि इसीलिए हमको एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज लिखने पड़ेंगे ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही ढंग से फंक्शन कर सके हमारी कंट्री में। It was a difficult task for the members of the drafting committee to draft the constitution because the country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different regions and had distinct cultures। अब जब मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे तो उनके सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि इंडिया में सबसे पहले तो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, फिर उसके बाद डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं पीपल्स, उसके साथ साथ अलग अलग हर जगह, हर स्टेट में अलग अलग कल्चर्स हैं। अब ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया वाज आल्सो गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल ड्यू टू द पार्टीशन। इट वाज अनसर्टेन वेदर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर एंड अदर्स वुड जॉइन इंडिया और बिकम इंडिपेंडेंट। और उसी तरह जब हमें इंडिपेंडेंस मिली था तो इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम द पार्टीशन, मतलब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, ओके, पाकिस्तान एंड इंडिया। और साथ साथ एक और चीज ये चल रही थी, प्रिंसली स्टेट्स है आपके हैदराबाद के, JNK के और जूनागढ़ के, तो ये ऐसे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स ऐसे स्टेट्स थे जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, बल्कि जो उस समय जो लोकल राजा, नवाब या महाराजा थे वो रूल कर रहे थे, उनका डायरेक्ट रूल था, बट लेकिन इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स से रूल कर रहे थे, पर लेकिन उन राजा महाराजा का खुद का डायरेक्ट रूल था उन जगह पर, जैसे हैदराबाद में है या जूनागढ़ में है, मणिपुर में, वहां के जो राजा थे उनका डायरेक्ट रूल था ना, वो लोग डायरेक्टली रूल कर रहे थे, ओके, वहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था, वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। तो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल होंगे ही नहीं होंगे, इस बात को लेकर के असमंजस थी कि वो लोग कब हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में कंटिन्यू करेंगे या खुद को अपना इंडिपेंडेंट एज अ कंट्री वो लोग घोषित करेंगे। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उस समय कंसर्न्स थी, ओके। उसके साथ साथ एक और चीज, ब्रिटिशर्स हमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करके चले गए थे, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में पॉवर्टी आ गई थी, खाने मीन्स ऑफ पॉवर्टी आ गई बहुत
बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने थे और काफी क्रूशियल रोल प्ले करना था कि काफी क्रूशियल रोल प्ले करा था हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ने इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कि प्रिंसिपल स्टेट्स ज्वाइन होंगे, इंडिया में आएंगे या नहीं आएंगे, उस समय पार्टीशन हुआ था उसका अलग, फिर साथ साथ जो पॉवर्टी है, जो देश में गरीबी है उसको कैसे हटाना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। The Constituent Assembly drafted a constitution for independent India between December 1946 to November 1945. पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से बनाने में कितना समय लग गया? 1946 में स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू 1949 इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, लगभग 3 साल। ओके, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू शेप द फ्यूचर ऑफ ए न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो इंडिया था वो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया बनने जा रहा था। ओके, और काफी बड़ा देश था जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कल्चर्स, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से और बारीकी से ड्राफ्ट किया गया ताकि यहाँ के पीपल के जो डिजायर थे अपनी कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री में कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए उसको वो फुलफिल कर पाए। अब इसमें एक और आपको बुक में है फैक्ट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा जा रहा था तो देयर वाज ऑलमोस्ट 300 पीपल्स, और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मींस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, एंड द प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। It took the committee almost 3 years to write the constitution, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को लगभग 3 साल लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950, है ना? उसी दिन को हम एज ए रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते, बिकॉज उस दिन से हमारे देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बनाए गए थे उसको इन्फोर्स किया गया था थ्रू आउट